हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स एक फोर्स है या एनालिसिस ऑफ फोर्स है जिसमें अलग अलग प्रकार के फोर्स का अध्ययन किया जाता है। अलग अलग प्रकार के फोर्स का अध्ययन करना ही मैकेनिक्स कहलाता है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें बल और बल के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो हम समझते हैं कि जो मैकेनिक्स है वो कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से क्लासिफाई है। मैकेनिक्स कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से क्लासिफाई है। तो जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स में होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स एंड अदर मेनी टाइप्स के मैकेनिक्स हैं। तो हम वही समझेंगे। देखो, एक हम लोग बॉडी मान लेते हैं। बॉडी जैसे रिजिड बॉडी हो सकती है, बॉडी डिफॉर्मेबल हो सकती है और बॉडी में फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड भी दो प्रकार के होते हैं। फ्लूइड या लिक्विड जो है दो प्रकार के हैं, एक होता है फ्लूइड और एक होता है एयर। तो जब रिजिड बॉडी होती क्या है हम लोग ये समझ लेते हैं। वे बॉडी जिसपे कोई वायबल कार्य कर रहा है, वे बॉडी जिसपे कोई वायबल कार्य कर रहा है, तो उसके शेप एंड साइज में कोई भी परिवर्तन ना हो तो रिजिड बॉडी कहलाता है। जैसे रिजिड बॉडी में कोई फोर्स एफ लग रहा है, एफ फोर्स की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट, या फोर्स की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है शून्य आ रहा है, या इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो क्या रिजिड बॉडी है। वहीं अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एफ लगा रहे हैं, उसके वजह से जो हमारी बॉडी है, दृढ़ पिंड है, उसमें शेप एंड साइज में परिवर्तन हो रहा है, शेप एंड साइज में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेबल बॉडी। मुख्य रूप से हम लोग यही दो समझेंगे। जो स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी जो होता है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहलाता है। स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टडी ऑफ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। वहीं पे स्टडी ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, या इसे दूसरे भाषा में सोम भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स। और जब हम लोग फोर्स जो फ्लूइड पे लगाते हैं या लिक्विड पे लगाते हैं, तो उसकी जो स्टडी होती है वो फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फ्लूइड मैकेनिक्स। और यहीं पे अगर कोई रिजिड बॉडी है तो दो प्रकार से क्लासिफाई होगी। एक क्या होगी, एक होगी स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब कि एक स्थान पे रुकी हुई है और दूसरा फोर्स लगाने पर वो अपना पोजीशन को चेंज करिए, तो डायनेमिक भी दो होती है, काइनामेटिक्स एंड काइनामेटिक। इसका मतलब शुद्ध गतिकी और गतिकी। तो ये मैकेनिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम लोग आगे चलते हैं, इसी का फोर्थ टॉपिक है। तो हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करें, लॉ ऑफ फोर्स, या फिर इसे फोर्स बोलते हैं, या फिर इसे लिख सकते हो लॉ ऑफ फोर्स। इसमें हम लोग बल के नियम का अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इज एनीथिंग दैट चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ रेस्टिंग बॉडी और मूवेबल बॉडी। यानी कि बल वह है जो किसी वस्तु के पोजीशन यानी कि अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। जो बल होता है एक्चुअली नेट जो फोर्स है कैन बी चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, यह बॉडी के पोजीशन में परिवर्तन करता है।
और पॉइंट जो एक यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 1 दिया गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ स्टेट ऑफ मोमेंटम यानी कि जो बल होता है संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे बल फोर्स जो होता है, फोर्स को एफ से दिखाते हैं, जो संवेग परिवर्तन होता है, जो संवेग परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती होगा, एम बी माइनस एम यू अपान टी के। तो यहाँ से एफ इक्वल टू यम कॉमन हो जाएगा v माइनस यू बटा के टी। v माइनस टू यानी कि फाइनल एसिलरेशन माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है एक्सिलरेशन होता है। तो यहाँ से एफ बराबर हो जाएगा यम इंटू ए। एफ बराबर होता है यम इंटू ए। यह क्या है, बल। बल की जो परिभाषा होती है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है एफ बराबर यम इंटू ए। अब इसकी यूनिट में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। जो फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की जो होता है यम इंटू ए होता है। तो जो यम होते हैं मास की जो यूनिट होती है किलोग्राम में होती है, मास की यूनिट किलोग्राम में। और जो एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मास की यूनिट केजी और एसिलरेशन की यूनिट मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाए, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, फोर्स की यूनिट हो गई मास केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। यहाँ से हम लोग बल की इकाई ज्ञात कर लेते हैं। एक एसआई मात्रक में है, हम लोग चाहें तो इसे अलग अलग मात्रक में चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग सीजीएस मात्रक देख लेते हैं कि सीजीएस मात्रक में क्या होता है, बल का मात्रक। तो सीजीएस में बल का मात्रक होगा, केजी को बदल देंगे, केजी को बदल देंगे ग्राम में, तो 1000 ग्राम इंटू मीटर को सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर अपान सेकेंड का यूनिट सेकेंड ही होती है। तो यहाँ से हो जाएगा 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन। डाइन क्या है, न्यूटन की सीजीएस मात्रक है। तो यहाँ से F इक्वल टू हो जाएगा, F इक्वल टू यहाँ से डाइन आ गया सीजीएस यूनिट। तो यानी कि F बराबर F की यूनिट न्यूटन, न्यूटन इक्वल टू यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन आ गया। यहाँ से हम लोग डाइन और न्यूटन में रिलेशन निकाल लिए। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स यानी कि बल के अभिलक्षण, यानी कि बल के अभिलक्षण कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है, बल के लक्षण क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या नेचर। नेचर की जगह हम लोग इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जो नेचर यहाँ पे दे रखा है वहां पे हम लोग इंजीनियरिंग में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि क्रिया रेखा बोलते हैं, क्रिया रेखा। क्लियर दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसी को हम लोग क्रिया रेखा बोलते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स में 10 न्यूटन, यानी कि एक यूनिट डिजिट जो होती है वो मैग्नीट्यूड होती है। तो यहाँ से जो दिखाया गया है कि बॉडी पे P फोर्स लग रहा है वो क्या है, एक मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन इसके नेचर को दिखा रहा है कि डायरेक्शन कैसा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, इनवर्ड डायरेक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स को हम आगे या पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, फोर्स को हम आगे या पीछे की ओर बढ़ा देते हैं जिसपे बल को विस्थापित किया जा सके, तो लाइन ऑफ एक्शन या क्रिया रेखा कहलाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पिंड के जिस बिंदु पे बल कार्य कर रहा है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहलाता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहलाता है।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स यही चीजें सेम लिखी गई है यहाँ पे कि इट रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड क्या दिखाता है, फोर्स की इंटेंसिटी को बताता है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये एग्जैक्ट पोजीशन बताता है जहाँ पे फोर्स कार्य कर रहा है। डायरेक्शन जो होता है इट्स ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन जो बताता है। और जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। और लाइन ऑफ एक्शन यानी कि क्रिया रेखा, इट्स इज अ लाइन अलोंग द लेंथ ऑफ फोर्स वेक्टर विच इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द फोर्स मोमेंट। जब यानी कि बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए लाइन ऑफ एक्शन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम फोर्स सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स इसकी हिंदी होती है बल निकाय। किसी पिन पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, किसी पिन पे एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, तो जो उसका जो एनालिसिस होता है वो सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाता है। सिस्टम ऑफ फोर्स, इफ मोर देन वन फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, भिन्न भिन्न परिमाण के तथा दिशा के, भिन्न भिन्न परिमाण तथा दिशा के जो फोर्स होते हैं वो सिस्टम ऑफ फोर्स या फोर्स सिस्टम कहलाते हैं। और इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्स तो दो प्रकार से होता है, एक होता है कोप्लेनर फोर्स और दूसरा होता है नॉन कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर का हिंदी होता है समतलीय बल और नॉन कोप्लेनर का हिंदी होता है असमतलीय बल। पानी लाना। असमतलीय बल, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, समतलीय बल निकाय। कोप्लेनर फोर्स ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में होती है, समतलीय बल निकाय कहलाते हैं। जैसे देखो, जैसे हम एक बॉडी ले रहे हैं, जैसे हम एक बॉडी ले रही हैं, बॉडी क्या है 2D है, यानी कि एक प्लेन है। इसमें हम लोग अगर दिखा सकते हैं तो अगर इस बॉडी को और आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरी वाली है वाई एक्सिस, यानी कि एक प्लेन बना रही है, एक 2D बॉडी है। तो इसमें जितने सारे फोर्स होंगे, इसमें जितने सारे फोर्स लगेंगे वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। इसे इसमें F1 फोर्स हो गया, F2 फोर्स हो गया, ये क्या कहलाया कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब यहाँ पे पहले कोप्लेनर को डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद नॉन कोप्लेनर की तरफ आएंगे। तो कोप्लेनर, चलो नॉन कोप्लेनर की भी यहीं देख लूंगा। पहले कोप्लेनर देख लेते हैं। कोप्लेनर के बहुत से प्रकार हैं। इसे अब अभी हम लोग करते हैं, इससे हम लोग अभी करते हैं ब्लर, इसे हम लोग अभी नहीं देखेंगे। अभी हम लोग कोप्लेनर देख लेते हैं, यानी कि समतली बल को देख लेते हैं। तो समतली बल कौन कौन से होते हैं? तो समतली बल भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें हम लोग फर्स्ट देखें कोप्लेनर का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें पहला जो है, इसमें जो पहला बल आएगा कोप्लेनर, जो पहला बल आएगा कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम, यानी समतली संगामी
बल। ऐसे बल निकाय जिनकी क्रिया रेखा या बल एक ही तल में हो तथा एक दूसरे को किसी बिंदु पे मिलते हो तो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहलाता है। जैसे F1 फोर्स है, दूसरा F2 फोर्स है, एक दोनों किसी एक बिंदु पे नहीं मिल रहे हैं। अगर यदि हम यहीं से F3 फोर्स गुजार दें, F3 फोर्स गुजार दें तो इसका जो कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा, ये F2 फोर्स और F3 फोर्स ये पॉइंट P पे मिल रहे हैं। तो एक प्लेन में है, एक्स एंड वाई प्लेन में है, तथा F2 इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे F2 और F3, दो फोर्स हैं जो बिंदु P पे मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ऐसे नेक्स्ट होता है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दूसरा होगा, क्या होगा, कोप्लेनर होगा और नॉन कॉन्करेंट फोर्स होगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स होगा, यानी कि एक तल में लगने वाले वे बल जो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, तो जिसे F1 और F2 एक दूसरे को नहीं कट कर रहे हैं, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा F1 और F2 हो जाएगा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ऐसे कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम होता है, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, यानी कि एक प्लेन में लगने वाले वे बल जो एक प्लेन में लगने वाले वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो हम लोग थर्ड लिख लेते हैं, कोप्लेनर क्या होगा, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, इसमें दो होते हैं। देखिए वे बल जिनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हो कोप्लेनर पैरेलल फोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे फोर्स जो होगा F4 और F5 एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट इनकी जो लाइन इसकी जो क्रिया रेखा है एक दूसरे के विपरीत है, जो एरो है या मैग्नीट्यूड है एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि F4 की डायरेक्शन नीचे की ओर है, F5 की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो यानी कि एक दूसरे के विपरीत है, तो इसे बोलते हैं अनलाइक, और एक होता है लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे F1 और F5 एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनकी दिशा समान है, तो लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। तो यहाँ पे F1 और F5 इसके एग्जाम्पल हो जाएगा। अनलाइक F4 और F5 एक दूसरे की इनकी दिशा अपोजिट है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, F4 और F5। चलो आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। देखो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम हम लोग को देखना है, क्या देखना है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम। तीन बल होते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं सीरियल बाय सीरियल। इसके लिए हमें 3D इमेज की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी इमेज की, 3D बॉडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग इसी इमेज से समझ लेंगे। देखो कॉन्करेंट है यानी कि दो एक से ज्यादा प्लेन में होगा पर किसी एक बिंदु पे मिल रहा होगा। चलो और यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से क्या देखना है, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम देखना है और कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम देखना है। तो हमें एक से ज्यादा प्लेन की आवश्यकता होगी। तो एक से ज्यादा प्लेन हमें दो दिख रहे हैं, एक से ज्यादा प्लेन हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, जो एक ये वाला प्लेन है, एक से ज्यादा प्लेन है, दूसरा
इसमें एक से ज्यादा प्लेन है, इसमें एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन दिख रहे हैं तीन प्लेन दिख रहे हैं। नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो हमें इस इमेज में नॉन कोप्लेनर एक से ज्यादा प्लेन और किसी एक बिंदु पे सारे बल मीट कर रहे हैं, एक बिंदु पे क्या हो रहे हैं, सारे बल मीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, F1, F2, जितने सारे फोर्स हैं वो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट हैं। और दूसरा इमेज जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नॉन कोप्लेनर और नॉन कॉन्करेंट है, यानी कि इनकी क्रिया रेखा या बल एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉन नॉन कॉन्करेंट हो जाएगा। तथा इसमें लाइक इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो जाएगा अनलाइक, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा अनलाइक। और यहीं पे इसकी और इसकी अगर क्रिया रेखा सेम है तो ये क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा, लाइक पैरेलल नॉन नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो हम लोग ऐसे ही देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, इसकी हिंदी शायद होती है संचरणशीलता का सिद्धांत, नहीं संचरण स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। एक पिंड के किसी बिंदु पर यदि कई बल कार्य कर रहे हैं और इसे उस बल की क्रिया रेखा के किसी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, यह स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहलाता है। जैसे एक बॉडी है एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, इस पे फोर्स P लगा हुआ है, इस पे फोर्स P लगा हुआ है। इस P फोर्स को इस बॉडी पे इसके लाइन ऑफ एक्शन यानी कि आगे की ओर बढ़ा दो या फिर इसके पीछे की ओर बढ़ा दो, इस P फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे इस बल को कहीं भी जो दिखा सकते हैं, ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी का सिद्धांत, यानी कि स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहलाता है। और दूसरा सिद्धांत होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी पिंड पर सिस्टम ऑफ फोर्स काम कर रहा है, यानी कि किसी एक पिंड पे एक से ज्यादा बल कार्य कर रहे हैं, तो कोई और सिस्टम ऑफ फोर्स लगा दिया जाए या हटा दिया जाए, तो उस पिंड के साम्यावस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। यहाँ पे लिखा भी है नो इफेक्ट, देयर इज वी नो इफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी पे अगर पहले से ही कोई सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहा है, तो हम कोई अलग से सिस्टम ऑफ फोर्स लगा दें या हटा दें, उसके मतलब स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे एडेड आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देम अनदर सिस्टम ऑफ फोर्स इज इक्विलिब्रियम, फिर भी बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। दूसरा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स यानी कि परिणामी बल। परिणामी बल क्या होता है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के संयुक्त प्रभाव जो होता है परिणामी कहलाता है, परिणामी यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। तो द रिजल्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है जो ऑब्टेन्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, यानी कि बहुत सारे फोर्सों का एक से प्राप्त किया जाता है। रिजल्टेंट फोर्स का मान शून्य हो सकता है। रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक होती है जियोमेट्रिक विधि, एक होती है एनालिटिक मेथड। बात करो। एक होती है एनालिटिक मेथड और दूसरी है जियोमेट्रिक मेथड। परिणामी ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक होती है
एनालिटिक मेथड अंकगणितीय विधि, दूसरा है जियोमेट्रिक मेथड यानी कि ज्यामितीय विधि। अंकगणितीय विधि की भी दो विधि हैं, एक होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा होता है रिजोल्यूशन मेथड। और ज्यामितीय विधि की दो है, एक लॉ ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का नियम, दूसरा लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ये मेथड होते हैं, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, इस नियम के अनुसार इफ टू फोर्स एक्टिंग, किसी पिंड पे दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, किसी पिंड पे दो फोर्स कार्य कर रहे हैं, एक बल है F2 और दूसरा बल है F1, तो इन दोनों का जो संयुक्त प्रभाव होगा, इन दोनों का जो संयुक्त प्रभाव होगा वो रिजल्टेंट कहलाएगा। इन दोनों का संयुक्त प्रभाव क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी कि दो एडजेसेंट फोर्स काम कर रहे हैं, तो इनका जो विकर्ण होगा परिणामी को प्रदर्शित करेगा, परिणामी को प्रदर्शित करेगा। यानी कि यदि किसी पिंड पर यदि किसी पिंड पर दो बल किसी समतल में कार्य कर रहे हैं, तो यदि इन दोनों बलों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उनसे होके जाने वाला जो विकर्ण होगा वो परिणामी को यानी कि रिजल्टेंट को निरूपित करेगा। इसे पूरे डिफिनेशन देख लो। यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो समतली संगामी बल एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा के रूप में निरूपित किए जाते हैं, तो उन दोनों बलों के विकर्ण को ही परिणामी कहते हैं। एक मिनट। तो हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज को डिराइव भी करेंगे, जो डिराइव करेंगे इसका फार्मूला निकालेंगे और इसका डायरेक्शन के लिए भी फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से हम एक नया पेज ले लेते हैं, तो हम लोग जो मानेंगे फोर्स वो P और Q के टर्म में मानेंगे। तो एक कोई बिंदु है, यहाँ से P फोर्स लग रही है, चलो ठीक, दूसरी फोर्स है Q फोर्स है। हम पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, एक मिनट। देखो दो फोर्स हैं, एक फोर्स है P, एक फोर्स क्या है P फोर्स है और दूसरा फोर्स है Q फोर्स है। ये समान मतलब दोनों एक प्लेन पे कार्य कर रहे हैं, एक प्लेन पे कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों प्लेन से पहले हम इसे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम के रूप में। पैरेललोग्राम दिख रहा है, ठीक। अब हम रिजल्टेंट दिखा लेते हैं, रिजल्टेंट को दिखाते हैं रेड कलर से। यहाँ कहने का मतलब है कि दो फोर्स हैं, एक P फोर्स है दूसरा Q फोर्स है। Q फोर्स है, एक पैरेललोग्राम को अगर दर्शा रहे हैं, एक पैरेललोग्राम को दर्शा रहे हैं, तो इसको विकर्ण से होकर जाने वाली भुजा किसको दर्शाएगी? परिणामी यानी कि रिजल्टेंट R को प्रदर्शित करेगी। और इन दोनों बलों का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, एक का अल्फा एंगल है, दूसरे का रिजल्टेंट से एंगल क्या होगा? बीटा एंगल होगा। और इन दोनों का जो कंबाइंड एंगल है वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक। तो हम इस पैरेललोग्राम को के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक विकर्ण ड्रा कर लेते हैं, एक विकर्ण ड्रा कर लेते हैं, विकर्ण ड्रा कर लेते हैं। तो जो विकर्ण होगा,
हम इसका नामकरण कर देते हैं, ये बिंदु ओ है जिसे ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि ये पिंड का ओरिजिन बिंदु है जहाँ पे फोर्स कार्य कर रहे हैं। ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट ए है, दूसरा क्या होगा पॉइंट बी हो जाएगा, और ये पॉइंट सी, और ये परपेंड है तो परपेंड को यम से दिखाते हैं, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये अगर ए लाइन ओ बी है तो ये लाइन ए सी है, तो ये अगर इसका एंगल थीटा है तो इसका भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। इसका एंगल 90 डिग्री है और इसका एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसे डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो एंगल है, कोण है, वो जो कोण है बी ओ ए, यानी कि बी ओ ए, और यानी कि बी ओ ए, यानी कि बी ओ ए के बीच में, बी ओ ए के बीच में जो कोण है वो थीटा है। दूसरा एंगल हमारा यहाँ बन रहा है सी ए एम, सी ए एम के बीच का एंगल क्या है थीटा, यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम लोग पूरे जो डेरिवेशन में ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज है ओ सी एम को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल ओ सी एम से लिख लेते हैं। एंगल क्या है, ओ है, सी है, एम है, ओ सी एम है। एंगल ओ सी एम में है। तो ये एंगल का जो त्रिभुज का जो नियम होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कर्ण या विकर्ण क्या है, ओ सी विकर्ण है, और लंब कितना है सी एम है, और ओ एम है। तो विकर्ण ओ सी का स्क्वायर, इसमें एंगल ओ सी एम में क्या हो जाए, जो विकर्ण होगा ओ सी का स्क्वायर जो होगा, ओ सी का स्क्वायर जो होगा ओ एम प्लस एम सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ एम का स्क्वायर स्क्वायर के त्रिभुज का जो होता है, तो यहाँ से ओ ए प्लस ए एम का होल स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर है, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए एम प्लस सी एम का स्क्वायर हो जाएगा। और इसे हम लोग फर्दर तोड़ेंगे आगे भी। ओ ए एम प्लस ओ ए एम प्लस सी एम को हम लोग इसका मान रख देते हैं, क्या क्या मान आएगा। ये है ओ सी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पहले इसको थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो थीटा का मान यहाँ पे आएगा, यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा के कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा ए एम बटा के ए सी, ए एम बटा के ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एम इक्वल टू ए सी इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन 1 बन जाएगी। और दूसरा हम लगाते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण, तो यानी कि सी एम अपान ए सी, सी एम अपान ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एम बराबर ए सी इंटू साइन थीटा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो ए एम कहाँ पे, ए एम जहाँ जहाँ पे मान है वहाँ हम लोग क्या पुट करेंगे, ए एम का मान ए सी कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। और यहाँ पे ओ ए है तो ओ ए को ओ ए रहने देते हैं यहाँ पे, और प्लस ए एम का मान हम लोग निकालें ए सी कॉस थीटा, तो ए सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ ए एम प्लस सी एम है, ओ ए है तो ओ ए का मान तो ओ ए है, चलो 2 ओ ए हो जाएगा इंटू ए एम का मान
ए सी इंटू कॉस थीटा प्लस सी एम, सी एम का मान निकाले हैं, सी एम का मान हम लोग निकाले हैं ए सी इंटू साइन थीटा, तो ए सी इंटू साइन थीटा स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ से ओ सी का मान आ गया ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओ और सी को आर से, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, ओ ए यानी कि ओ पॉइंट ओ और ए का मान है पी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस ए सी क्या है यहाँ पे ए सी अगर एक क्यू है तो ए भी क्या हो जाएगा, ए इसके पैरेलल है तो ए भी हो जाएगा क्यू, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा क्यू का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ओ ए का मान है कोई 2 ओ ए क्या है, एक मिनट, हाँ ओ कहाँ पे, ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे, ओ ए का मान है पी, तो 2 इंटू पी इंटू ए सी का मान है, ए सी का मान है क्यू इंटू कॉस थीटा प्लस ए सी का मान है क्यू स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर ही है, क्यू स्क्वायर तो मिल नहीं रहा है, क्यू स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्यू साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, और प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हमारा मान निकल गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, तो यही हमारा परिणामी रिजल्टेंट आर का मान प्राप्त हुआ, तो यहाँ से आर बराबर लिख सकते हो आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा को अंडर रूट में, तो यहाँ से हमारा परिणामी आर का मान निकल गया, यानी कि हम लोग जो आर परिणामी निकालना चाहते थे वो इस फार्मूले से निकल गया, पी स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा अंडर रूट में निकल गया, यानी कि हमारा परिणामी निकल गया, हम लोग को दिशा आ जाएंगे, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे tan अल्फा, यानी दो डायरेक्शन का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, यहाँ से अल्फा है, यानी कि अल्फा और बीटा का मान हमें निकालना है, तो हम लोग स्पेस यहीं कहीं स्पेस बनाते हैं, और एक मिनट, स्पेस बनाते हैं, और क्लास कहाँ गई, नोट पे जाते हैं, नोट, चलो हम छोटा लिखेंगे हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं, तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे ज्ञात करेंगे साइड में, यहाँ पे डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं, तो डायरेक्शन है tan अल्फा, तो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा के आधार, तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब यहाँ अल्फा है, तो हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे तो लंब कितना है सी और एम लंब है, तो क्या हो जाएगा सी एम बटा के ओ एम आधार हो जाएगा, तो ऐसे ही हम लोग सी एम को फर्दर तोड़ेंगे, तो सी एम क्या हो जाएगा ए सी काश थीटा मान आया है, सी एम का मान यहाँ पे आया है ए सी काश थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे tan अल्फा बराबर ए सी कॉस थीटा,
क्या tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, ए सी एम का मान ए सी कॉस थीटा, और ओ एम का मान आया कुछ नहीं, ओ एम का मान हमें निकालना पड़ेगा। ओ एम कहाँ से कहाँ तक है, ओ एम यहाँ से है, तो ओ एम है ओ ए प्लस ए एम, ओ ए प्लस ए एम है, तो यहाँ से ए एम का मान निकाले हैं ए सी साइन थीटा। ए एम का मान क्या है, ए सी साइन थीटा यहाँ पे रख देंगे, यानी कि tan अल्फा बराबर ए सी कॉस थीटा बटा के ओ ए प्लस ए एम का मान क्या है, ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा। तो यहाँ से ए सी का मान और ओ ए का मान, ए सी का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल टू ए सी का मान कितना है, ए सी का मान क्यू है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा अपान ओ ए का मान क्या है, पी प्लस क्यू साइन थीटा। तो यहां से अल्फा का जो मान निकल के आएगा tan इनवर्स क्यू कॉस थीटा बटा के पी प्लस क्यू साइन थीटा। यहां से हमारा डायरेक्शन क्या हुआ, निकल आया, हमारा डायरेक्शन अल्फा का मान हमारा निकल गया। तो ऐसे ही बीटा का मान भी रख देंगे, तो tan इनवर्स जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पी रख देंगे, जहाँ पी है वहाँ क्यू रख देंगे, तो बीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ से बीटा का जो मान होगा tan इनवर्स यहाँ क्यू है तो यहाँ पी रख देते हैं, पी कॉस थीटा बटा के जहाँ पी है यहाँ क्यू आएगा, तो क्यू प्लस पी साइन थीटा। ये यहाँ से हमारा बीटा, यानी कि रिजल्टेंट का यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और प्लस क्यू फोर्स से डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं। तो हमें पैरामी निकालने के लिए इतना करना पड़ा। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, यानी कि बल का विघटन। किसी बल को किन्हीं दो दिशाओं में तोड़ने की क्रिया को बल का विघटन कहते हैं। इसे तोड़े गए भाग विघटित भाग कहलाते हैं। बल का विघटन दो प्रकार का होता है, एक होता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन और दूसरा होता है रिजोल्यूशन ऑफ टू गिवन डायरेक्शन। तो हम लोग रेक्टेंगल क्या दो गिवन रिजोल्यूशन को देख लेंगे, यहाँ से मेन थीटा या फिर थीटा की डायरेक्शन निकालना हम लोग देखते हैं, सीखते हैं। तो हम तुम्हें रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन यहीं पे करा दे रहा हूँ, सिंपल सा है, समझना क्या ही है, यहाँ पे समझ सकते हो आसानी से। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन के लिए एक रेक्टेंगल ले लिए, रेक्टेंगल में एक फोर्स होगा P और दूसरा फोर्स क्या होगा, एक फोर्स P है और दूसरा फोर्स Q है। दूसरा फोर्स Q है। चलो तो इसे P मान लो हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को Q मान लो। इसका कलर करो चेंज। P और Q फोर्स है, रिजल्टेंट R है, रिजल्टेंट क्या होगा, इसके मध्य से होके जाएगा, रिजल्टेंट इसके मध्य से होके जाएगा, रिजल्टेंट क्या होगा R। रिजल्टेंट R है, P फोर्स है एंड Q फोर्स है, तो रिजल्टेंट के जो बीच के जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है थीटा। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए देख लेते हैं, tan थीटा और cos थीटा यूज कर लेंगे। यहाँ से हमारा रेक्टेंगल रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका पहले नामकरण कर देते हैं। ये बिंदु क्या है, बिंदु O है और ये बिंदु A है और ये पॉइंट B आएगा, चलो इसे B मान लो और इसे C मान लो, ठीक, इसे B और इसे C मान लो, ये परिणामी R है ही। तो यहाँ से हम लोग क्या बल को तोड़ते हैं दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक तोड़ेंगे वर्टिकल कंपोनेंट में।
तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा लगा लो, सिंपल सा है। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटा के कर्ण, और कॉस थीटा होता है आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ से जो इसका मान आएगा, साइन थीटा का जो मान आएगा वो आएगा क्यू बाई आर। साइन थीटा का मान क्या आएगा? यहाँ से क्यू बाई आर। यहाँ से थीटा लगाए हो तो लंब अगर ये क्यू है तो ये भी क्या होगा? क्यू होगा। और यहाँ से कर्ण क्या है? कर्ण आर है, तो यहाँ क्यू बाई आर आ गया। और कॉस थीटा आधार क्या है? आधार है पी, पी बाई आर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ से इसके साथ थीटा लगा हुआ है। थीटा किसके साथ लगा हुआ? आर के साथ, आर के साथ थीटा लगा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा से देख लेते हैं। तो यहाँ से P का मान क्या आएगा? यहाँ से चलो P का मान ज्ञात कर लेते हैं। P इक्वल टू आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इक्वल टू आर कॉस थीटा। और यहाँ से Q निकालना है, Q निकालना है, तो यानी कि Q इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू साइन थीटा। एक एक क्वेश्चन एक ले लो, एक क्वेश्चन दो ले लो। यहाँ से ये हमें पता चलेगा कि दो कंपोनेंट P और Q दो कंपोनेंट हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट R है। तो रिजल्टेंट R कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रहा है। तो इसका जो जहाँ से थीटा बना रहा है वो वाला जो कंपोनेंट जो होगा वो ऑलवेज क्या कहलाएगा? जो ये P का मान क्या है? कॉस थीटा। यानी कि जहाँ से थीटा बना रहा है वो क्या कहलाता है? वो कॉस थीटा होता है। जहाँ पे थीटा नहीं बनाता है वो होता है साइन थीटा। ये रेक्टेंगल रिजोल्यूशन हो गया, यही दोनों मान निकालने थे। अब यहाँ से रिजोल्यूशन मेथड यानी कि वियोजन विधि को भी देख लेते हैं। वियोजन विधि सभी बलों के क्षैतिज घटकों का बीजगणितीय योग तथा सभी बलों के वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर घटकों का बीजगणितीय योग जो होता है रिजोल्यूशन विधि से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो रिजोल्यूशन विधि में यहाँ पर दे रखा है find the component of each force in system in two mutually perpendicular direction x and y axis, make algebraic addition of component in direction to get two component sigma x and sigma y। तो यहाँ से समेशन ऑफ x एंड समेशन ऑफ y हमारा मान ज्ञात करना ही उद्देश्य है मुख्य रूप से। तो वियोजन विधि में जो है रिजोल्यूशन मेथड, कौन सा मेथड है? रिजोल्यूशन मेथड। तो रिजोल्यूशन मेथड का हिंदी वियोजन विधि होती है। और यहाँ से कोई पेज ले रखा हूँ, देखता हूँ, नहीं पेज तो नहीं है। तो रिजोल्यूशन मेथड से मेनली होता क्या है तुम्हें दिखा रहा हूँ। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिए और दूसरा लेते हैं हम लोग एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट हो गए हैं। तो हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्स और वर्टिकल होता है वाई। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स और दूसरा हो जाएगा वाई कंपोनेंट हो गया। और ये क्या हो गया? ये बीच का सेंटर पॉइंट ओ है या कोई बॉडी है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, जैसे F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है और F4 फोर्स है। तो यहाँ से दिखा दो F1 फोर्स है, यहाँ से दिखा दो F2 फोर्स है, यहाँ से दिखाओ, एक मिनट। तो यहाँ पे कौन सा F3 फोर्स है, यहाँ पे फोर्स F1 F4 है। तो ये मान लो फोर्स है F1 और यहाँ से थीटा एंगल है θ1। और एक कौन सा फोर्स है? F2 फोर्स है, ये फोर्स है F3। एक मिनट, सॉरी ये तो हमारी एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। ये कौन सा फोर्स है? F3 फोर्स है और ये फोर्स है F4 फोर्स है। F1 फोर्स थीटा एंगल 1, F2 फोर्स थीटा एंगल 2, F3 फोर्स थीटा एंगल 3 और F4 फोर्स है थीटा एंगल 4 है। इसका यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, थीटा लगा हुआ, फोर्स F1 है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या प्राप्त होगा? फोर्स F1 है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या प्राप्त होगा? थीटा के साथ F1 cos थीटा। तो यहाँ पे क्या है? F1 cos थीटा, F2 cos थीटा। यहाँ पे P1 मान रखा है, यहाँ पे तुम अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी ले सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फोर्स क्या होगा, F1 हमारा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हमारा F1 फोर्स है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 प्लस F2 कंपोनेंट है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा 2। ऐसे क्या चलते जाएगा, ऐसे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई होता है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या होता है, समेशन ऑफ एफ वाई यानी कि वर्टिकल फोर्स। इसका F1 फोर्स है, यहाँ पे थीटा 1 एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, साइन थीटा प्राप्त होगा। F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2, ऐसे ही सारे कंपोनेंट प्राप्त होंगे। तो यही हमारा रिजोल्यूशन, एफ ऑफ एक्स याद कर लिए, एफ ऑफ वाई याद कर लिए, और एफ ऑफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ ऑफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट। इसका हम लोग परिणामी याद कर लेंगे। तो परिणामी क्या होता है, परिणामी होता है आर। परिणामी आर क्या होता है, परिणामी होता है आर बराबर अंडर रूड समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फोर्स का स्क्वायर। यहाँ से एक प्लेन में एक बिंदु पर कार्य करने वाले सभी बलों का रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा इस फार्मूले से। ठीक, यहीं से हम लोग जो परिणामी आर प्राप्त हुआ, अगर हम लोग उसका एंगल ज्ञात करना चाहे तो परिणामी का जो एंगल होता है हम लोग अल्फा से ज्ञात करते हैं। परिणामी का एंगल किससे हम लोग ज्ञात करते हैं, अल्फा से। परिणामी का एंगल ज्ञात करते हैं अल्फा से, तो यहीं पे लिख लो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। यहां से हम लोग परिणामी की दिशा ज्ञात कर लिए हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स यानी कि बलों के त्रिभुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम। यदि किसी पिंड पर एक साथ लग रहे दो समतली संगामी बलों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजा द्वारा परिमाण व दिशा के रूप में निरूपित किया जाता है, तो विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा दोनों बलों के परिणामी को प्रदर्शित करेगी। देखो इसमें होता क्या है, इसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स यानी कि बलों के त्रिभुज का नियम, इसकी हिंदी हो जाएगी बलों के त्रिभुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम यानी कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्स, बलों के त्रिभुज का नियम। इसमें देखो, इसमें इंग्लिश में डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ टू फोर्स एक्टिंग अ बॉडी साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, दो फोर्स हैं एक बॉडी पे कार्य कर रहे हैं, रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ट्रायंगल। एक बॉडी पे यहाँ पे देखो एक बॉडी पे अगर दो फोर्स हैं, एक बॉडी पे दो फोर्स हैं, एक बॉडी पे दो फोर्स हैं, एक मान लो F1 मान लो, दूसरा है F2 फोर्स है। इफ टू फोर्स F1 F2 टू फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे दो फोर्स F1 और F2 कार्य कर रहे हैं, यदि इन्हें ट्रायंगल की भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तो इसको बंद करने वाला जो विकर्ण होगा परिणामी को प्रदर्शित करेगा। तो यहां से एक ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो 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 चलो, देखो F1 फोर्स है, अगर F1 फोर्स को यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहे हैं।
ये F1 फोर्स है, F1 फोर्स को ट्रायंगल के एक भुजा द्वारा दिखा दिए, और F2 फोर्स है, F2 फोर्स को चलो ऐसे दिखा दो, नहीं तो तुम यहाँ पे वर्टिकल भी दिखा सकते हो। अगर F1 फोर्स को F2 से दिखा रहे हो तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर और प्लस इसकी इधर की ओर, एक एंटी क्लॉकवाइज लूप बना रहा है। तो इसके जो विपरीत एक एंटी क्लॉकवाइज है, हम इसके विपरीत क्लॉकवाइज में अगर एक कोई अगर इसकी भुजा बना दे तो एक इसको ये इसके परिणामी आर को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब यही है कि किसी पिंड पे एक साथ दो बल कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें त्रिभुज की क्रमागत भुजा के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तो जो तीसरी भुजा आर होगी वो परिणामी को दर्शाएगी। यही त्रिभुज का नियम था। आगे भी देख लो। आगे चलो, लॉ ऑफ पॉलीगॉन हो गया, और इसके बाद लामी थ्योरम। चलो आज पूरा कंप्लीट मैकेनिक्स में जो फोर्स है उसे करा देते हैं। तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन यानी बलों के बहुभुज का नियम होता है कि यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे अनेक समतली संगामी बल को क्रम से एक पॉलीगॉन के रूप में दर्शाएं, तो अगर पॉलीगॉन के रूप में दर्शाएं तो उसको जो रिवर्स भुजा होती है, यानी जो विपरीत भुजा होती है, वो परिणामी को प्रदर्शित करेगी। यानी कि इफ नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्स इफ अ नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि एक बिंदु पर कार्य करने वाले फोर्स है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के रूप में दर्शाएं, एक पॉलीगॉन के साइड के रूप में दर्शाएं, तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो जो जो रिजल्टेंट का जो परिणामी और दिशा होगी वो इस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा या साइड कहलाएगी। यही लॉ ऑफ पॉलीगॉन होता है। लॉ ऑफ पॉलीगॉन में समझो, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लॉ ऑफ पॉलीगॉन के लिए पेज ले लूँ क्या। चलो एक पेज ले लेता हूँ लॉ ऑफ पॉलीगॉन के लिए। लॉ ऑफ पॉलीगॉन के लिए हम लोग एक पेज ले लेते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगॉन के लिए एक पेज लेते हैं न्यू, और इसमें देखते हैं कि जैसे एक पिंड पे बहुत सारे फोर्स हैं। जैसे एक पिंड है, इस पे बहुत सारे फोर्स हैं, F1 फोर्स है। एक पिंड पे बहुत सारे फोर्स हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करो, F1 फोर्स है, F2 फोर्स है, F3 फोर्स है, F3 फोर्स है, F1 फोर्स है, F3 फोर्स है, और एक कौन सी फोर्स है, F4 फोर्स है। 4 फोर्स दिखाया गया है। तूने इनका जो परिमाण और दिशा इसे मान लो θ1 मान लो, θ2 मान लो, θ3 मान लो, और इसका एंगल θ4 मान लिए तो इन्हें परिमाण और दिशा के रूप में अगर एक क्लोज लूप में दिखाएं। देखो F1 फोर्स है तो F1 फोर्स को यहाँ से दिखा दिए। चलो F1 फोर्स है। F2 फोर्स को अगर हम F2 फोर्स है तो F2 फोर्स को इस टेल से दिखा रहे हैं, फिर F3 फोर्स है वो अंदर की ओर जा रहा है, ऐसे दिखा दिए। और F4 फोर्स है नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर। F4 फोर्स है नीचे की ओर आ रहा है, ठीक। तो ये क्लोज लूप नहीं बना। 4 फोर्स हम लोग दिखा लिए हैं। जैसे यहाँ पे F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, और ये F4 फोर्स है। और इसको जो बंद करने वाली भुजा होगी, इनको डायरेक्शन देखो, इनका डायरेक्शन क्या है, इनका डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके विपरीत दिशा में जो बंद करने वाली भुजा होगी, जो भुजा है ये किसको दर्शाएगी, परिणामी आर को दर्शाएगी। तो ये वाला जो होगा ये परिणामी आर को दर्शाएगी। यही लॉ ऑफ पॉलीगॉन है। यहीं पे लॉमी थ्योरम देख लेते हैं। लॉमी थ्योरम क्या कहती है, लॉमी थ्योरम कहती है 3 कोप्लेनर फोर्स हो, यानी कि एक प्लेन में कार्य करने वाले 3 फोर्स हैं जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। और बॉडी क्या है, बॉडी है इक्विलिब्रियम में। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो F1 बटा के साइन अल्फा, F2 बटा के साइन बीटा, F3 बटा के साइन गामा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।
लामी थ्योरम के एजम्पशन है, लामी थ्योरम के एजम्पशन है, लामी थ्योरम के लिए एजम्पशन लेते हैं। लामी थ्योरम के लिए एजम्पशन है कि जो होता है, जो प्लेन होता है कोप्लेनर होना चाहिए और कॉनकरेंट होना चाहिए। जो फोर्स होती है एक प्लेन में कार्य करनी चाहिए और एक बिंदु से होकर जानी चाहिए। द सिस्टम मस्ट बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो स्टैटिक होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट इज एज्यूम टू बी रिजिड एंड नॉट डिफॉर्मेबल। जो लामी थ्योरम उसी पिंड के लिए कार्य करेगी जो पिंड रिजिड होगा। अगर पिंड पे फोर्स लगा रहे हैं, पिन डिफॉर्म कर जा रहा है, शेप एंड साइज में परिवर्तन कर दे रहा है, तो उसके लिए लॉमी थ्योरम कार्य नहीं करेगी। ये लॉमी थ्योरम के एजम्पशन थे। यहां से देख लेना, यहां से क्या लॉमी थ्योरम देखो, लामी थ्योरम क्या है, तीन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ए फोर्स ए है, बी है, सी है। एक प्लेन में लग रहा है फोर्स, क्या एक प्लेन में कार्य कर रहा है तथा एक बिंदु पे कार्य है। कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्स है, कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट फोर्स है। तो यहाँ से जो यहाँ से फोर्स ए है, ए फोर्स के जो सामने वाला एंगल है अल्फा है, बी फोर्स के सामने वाला एंगल क्या है बीटा है, और सी फोर्स के सामने वाला एंगल गामा है। तो यहाँ पे जो जो साइन रूल कहता है, साइन रूल कहता है फोर्स के सामने वाले एंगल से डिवाइड कर देते हैं। तो ए बटा के साइन अल्फा, बी बटा के साइन बीटा, सी बटा के साइन गामा, ये हमारा लामी थ्योरम हो गई। तो लामी थ्योरम हिंदी में अगर समझना है तो यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे तीन समतली संगामी बल साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक दो कोण के शेष जो बच रहे हैं उसकी ज्या के समानुपाती होगा, यानी कि साइन को ज्या कहते हैं। यही चीजें हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। टाइप्स ऑफ लोड, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड, लोड कितने प्रकार के होते हैं, लोड कितने प्रकार के होते हैं। तो लोड देखो, लोड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण के आधार पे लोड तीन प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट लोड होता है, एक यूडीएल लोड होता है और एक यूवीएल लोड होता है। तो यहाँ पे हम लोग इमेज भी लाए हैं इसका। टाइप्स ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ लोड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, तीन लोड होते हैं। एक होता है पॉइंट लोड और दूसरा होता है, एक पॉइंट लोड है, दूसरा यूडीएल लोड और दूसरा यूबीएल लोड। यूडीएल लोड है कहीं, हाँ देखो, ये देखो पॉइंट लोड क्या होता है। पॉइंट लोड जैसे कोई बीम है, बीम पे जो फोर्स है, जो कॉलम का भार है, एक बिंदु पे कार्य कर रहा है, एक बिंदु पे कार्य कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट लोड। यहाँ पे देखो पूरी लंबाई में बीम है, जो बीम है, बीम पे जो फोर्स कार्य कर रहा है एक बिंदु पे कार्य कर रहा है, तो ये कहलाएगा पॉइंट लोड। और दूसरी है, एक बीम है, बीम है, बीम पे जो दीवार का लोड आ रहा है, दीवार का लोड जो है वो पूरी बीम की लंबाई में वितरित है, समान रूप से वितरित है, इसलिए बोलते हैं इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलते हैं, यानी कि सम वितरित भार। और तीसरी है, तीसरी यूवीएल। यूवीएल का जो फुल नेम होगा वो होगा यूनिफॉर्मली वायरिंग, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, यानी कि असमान रूप से वितरित भार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रूफ है वो इंक्लाइन रूफ है, तो भार यहाँ पे ज्यादा है, भार कम होते जा रहा है, यानी कि असमान रूप से वितरित भार क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा, इसे बोलते हैं यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। जो लोड है वो यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। ऐसे ही एक होता है टेंसाइल फोर्स, होता है कंप्रेसिबल फोर्स होता है। कोई बॉडी के आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो टेंसाइल फोर्स होगा, अगर बॉडी के इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव फोर्स होगा। वैसे ही बेस्ड ऑन एक्शन डेड लोड होता है, ग्रेजुअल लोड होता है, इंपैक्ट लोड, सडन लोड एंड डायनेमिक लोड। डेड लोड क्या होता है, अगर भार जो है एक स्थान पे लंबे समय से कांस्टेंट टिका हुआ है तो डेड लोड होता है। वही फोर्स समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो लाइव लोड हो जाएगा। जैसे मेट्रो है, मेट्रो जो है वो स्पान पे थ्रू आउट द लेंथ स्पान पे वो ट्रेवल करती है, तो उसका जो लोड है लाइव लोड है। और वहीं पे जो हमारा मकान है या घर है उस पे जो छत का लोड है वो डेड है, वो परिवर्तन नहीं हो रहा है। उस पर कोई हम लोग फर्नीचर रख दिए लंबे समय तक, अगर टाइम को कांस्टेंट कर दिए तो क्या हो जाएगा, डेड लोड हो जाएगा। यही चीज़ है डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड। अगर लोड को अचानक से लगाया जाता है तो इम्पैक्ट लोड होता है। ये सारी चीज़ें हैं। और हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट का हिंदी होती है टेक। सपोर्ट की हिंदी क्या होती है, टेक। टेक देखो, किसी संरचना के विभिन्न अवयव में विभिन्न प्रकार के सपोर्ट होते हैं। एक होता है सरल सपोर्ट, यानी कि सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। इतने प्रकार के सपोर्ट होते हैं। पहला है सिंपल सपोर्ट, दूसरा है पिन सपोर्ट, तीसरा है फिक्स्ड सपोर्ट, चौथा है
सिंपल सपोर्ट। तो यहाँ पे देख लो, यदि बीम का जो सपोर्ट है वो मूव कर सकता है, यानी कि रोलर लगा है, तो इसे बोलते हैं रोलर सपोर्ट। पिन सपोर्ट जो होता है, पिन सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट में सिरा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मूव नहीं कर सकता है। देखो रोलर सपोर्ट में अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाएं तो ये बॉडी मूव कर जाएगी। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। वहीं पे वर्टिकल फोर्स लगाएं तो यहाँ से रिएक्शन देगी, यानी कि लोड को बियर कर लेगी। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, यानी कि एफ ऑफ वाई वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगी। और मोमेंट तो पढ़े ही नहीं हो, और मोमेंट पढ़ लोगे तो मोमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही है क्या, पिन ज्वाइंट है, पिन ज्वाइंट में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर लगा रहे हो एफ ऑफ एक्स तो उसे बियर कर लेगा तो 0 हो जाएगा। वर्टिकल फोर्स को भी बियर कर ले जाएगा। बट पिन ज्वाइंट है तो पिन ज्वाइंट, जैसे मेरा हाथ पिन ज्वाइंट है, मोमेंट लगेगा तो मूव कर जाएगा, तो मोमेंट क्या आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होगा, समेशन ऑफ एम जो मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट जो बीम या फिर जो कैंटिलीवर बीम, इसका बेस्ट एग्जांपल है। इस पे वर्टिकल फोर्स लगा लो एफ ऑफ वाई, या हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा लो एफ ऑफ एक्स, या फिर तुम मोमेंट लगा लो, तीनों को बियर करेगी। तो ये होती है, तीन रिएक्शन देती है, तो इसे फिक्स्ड सपोर्ट बोलते हैं। और सिंपल सपोर्ट क्या होता है, सिंपल सपोर्ट मतलब एक नीचे कॉलम है, कॉलम पे बीम रखी हुई है, तो सिंपल सपोर्ट हो जाएगी। सिंपल सपोर्ट भी तुम्हारे रोलर सपोर्ट का ही तरह है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल मूव कर जाएगी, वर्टिकल ही लोड को बियर करती है। अब बीम देख लेते हैं, बीम क्या है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, बीम इज हॉरिजॉन्टल मेंबर इन अ स्ट्रक्चर। पूरे जो संरचना में जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो बीम होता है, और दैट कैरी लोड, बीम का भार को सहन करती है। बीम जो होती है पूरी लंबाई में भार को वहन करती है। व्हेन लोड इट बेंड एंड ट्रांसफॉर्म फोर्स लाइक बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन द सपोर्ट। यदि बीम पे शियर फोर्स लग रहा है या बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो उसको बियर करेगी। मुख्य रूप से बेंडिंग और शियर ही दो बल होते हैं जो बीम पे कार्य करते हैं। और टाइप्स ऑफ बीम यानी कि बीम दो प्रकार की होती है। एक होती है सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। टाइप्स ऑफ बीम बहुत सारे प्रकार की होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम जिसका जो सिरा होता है वो कॉलम पे रखा होता है, वो सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाती है। कैंटिलीवर बीम मतलब एक साइड फिक्स्ड हो, एक साइड क्या हो, एक साइड फिक्स्ड हो और दूसरा सिरा फ्री हो, तो कैंटिलीवर बीम कहलाती है। चलो मैं इमेज दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इमेज होगा, इमेज है टाइप्स ऑफ बीम में। कैंटिलीवर बीम क्या होती है, एक सिरा फिक्स्ड होता है, दूसरा सिरा फ्री होता है। तो कैंटिलीवर बीम है, यदि दोनों सिरा, एक सिरा हिंज रख लो या फिर इसे सपोर्ट में रख लो तो सिंपली सपोर्ट कहलाएगी। मतलब ये बीम यानी कि बीम क्या है, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, बीम हो गया। बीम जो है एक सपोर्ट पे पिन ज्वाइंट द्वारा जुड़ी है, दूसरा रोलर के सहायता जुड़ी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ओनली वर्टिकल फोर्स को सहन कर रही है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा। वहीं पर अगर दोनों सिरा फिक्स्ड है तो फिक्स्ड बीम हो जाएगा, फिक्स्ड बीम हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, बीम ये तीनों मोमेंट को बियर करेगी। इसे प्रॉप्ड बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम है बट जो फ्री सिरा है, फ्री सिरा पे क्या हो जाएगा, फ्री सिरे पे एक सपोर्ट दे देते हैं, तो इसे प्रॉप्ड बीम बोलते हैं। और बीम में जब बीम में एक से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं, बीम की पूरी लंबाई में एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, चार सपोर्ट, यानी कि एक से दो से ज़्यादा सपोर्ट है तो इसे कॉन्टिन्यूअस बीम बोलते हैं। और जब बीम का जो बाहरी सिरा होता है, बाहर की ओर निकला होता है, बीम का जो सिरा होता है बाहर की ओर निकला होता है, तो इसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। तो यहाँ से हमारा मैकेनिक्स का फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ, और बाकी जब अगला सेशन होगा तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल बहुत सारे लेके आए हुए जो बीटी यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ये सारे फोर्स के भी है। तो जो जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग बीम के मतलब फोर्स के न्यूमेरिकल करेंगे, सिस्टम ऑफ फोर्स, जो फोर्स है इसमें जो जितने थ्योरम रिजल्टेंट निकालेंगे अलग अलग मेथड से हैं। तो चलो
यहीं पे सेशन को करते हैं ख़त्म। धन्यवाद।